नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास रचना पर बात करने वाले हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी। जी बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो असल में रश्मि रथी कर्ण का महाकाव्य के एक विश्लेषण पर आधारित है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी विश्लेषण के जरिए इस महाकाव्य के सार को समझें, इसकी कहानी, विषय और इसका महत्व क्या है। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। ये 1952 में प्रकाशित हुई थी और जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत के एक बहुत ही कह सकते हैं केंद्रीय और दुखद पात्र कर्ण, उनके जीवन पर यह केंद्रित है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कवि से ही। रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। हमारे विश्लेषण में ये बात सामने आई कि उन पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का असर था, संस्कृत साहित्य का, और हाँ, कुछ पश्चिमी विचारों का भी प्रभाव था। जी बिल्कुल, उनकी रचनाओं में वो दिखता है। हाँ, और जैसे न्याय, पहचान, वर्ग संघर्ष, धर्म, ये सारे मुद्दे उनकी लेखनी में बार बार आते हैं। और रश्मि रथी में तो ये बहुत ही मुखर हैं, है ना? बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और रश्मि रथी, जैसा नाम से ही जाहिर है, मतलब सूर्य का सारथी। तो ये सीधे सीधे कर्ण की ओर इशारा करता है। ये हिंदी का एक महाकाव्य है और जैसा आपने कहा, मुख्यतः वीर रस में लिखा गया है। वीर रस यानी वीरता और शौर्य जगाने वाली शैली। हाँ बिल्कुल, वो जोश भरने वाली। और ये पूरी तरह कर्ण के जीवन, उसके संघर्षों, उसकी जो मन की उथल पुथल है, उस पर आधारित है। हाँ, और विश्लेषण कहता है कि ये 7 सर्गों में बटी हुई है। सर्ग यानी अध्याय या खंड कह सकते हैं। जी हाँ, 7 सर्गों में। तो ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है इन सर्गों में? मतलब क्या मुख्य पड़ाव हैं? देखिए, ये कर्ण के जन्म और उसके त्याग की कहानी से शुरू होती है और यहीं से वो पहचान बनाम नियति का जो केंद्रीय विषय है ना, वो खड़ा हो जाता है। अच्छा, जन्म से ही संघर्ष। बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि कैसे कर्ण को अपनी पहचान बनाने के लिए जूझना पड़ता है। खासकर वो जाति आधारित भेदभाव, उसे बार बार अपमान झेलना पड़ता है। हाँ, ये तो कर्ण के जीवन का एक केंद्रीय दुख रहा। निश्चित रूप से। फिर दुर्योधन से उसकी जो अटूट दोस्ती है, वो दिखाई गई है और यहीं पर उसकी कृतज्ञता और धर्म के बीच का जो द्वंद्व है, वो सामने आता है। हाँ, वो बहुत मार्मिक है। जी। और एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट तब आता है जब युद्ध से ठीक पहले माँ कुंती उसे सच बताती हैं। हाँ, वो तो भावनात्मक चरमोत्कर्ष है। बिल्कुल। और आखिर में सबको जानने के बावजूद कर्ण का अपने दोस्त दुर्योधन के लिए लड़ने का फैसला ये दिखाता है कि वो अपने वचन और सम्मान के प्रति कितना निष्ठावान था। तो कहानी सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये गहरे सवाल भी उठा रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कई गंभीर बातें, कई विषय उभर कर आते हैं। पहला तो यही भाग्य बनाम इच्छा शक्ति। हाँ, कर्ण जैसे नियति के जाल में फंसा हुआ है, एक त्रासद नायक है, फिर भी वो लड़ता है। ये सवाल उठता है कि क्या इंसान की पहचान उसके जन्म से तय होती है या उसके कर्मों से? दिनकर जी ये सवाल पूछते हैं पाठक से। हाँ, वो पूछते हैं क्या जन्म कर्म से बड़ा है? जी। ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा मुद्दा आपने बताया, जाति और सामाजिक अन्याय का। जी। कर्ण को बार बार उसके कथित निम्न जन्म के कारण जो अपमान झेलना पड़ा, वो उस समय की जो कठोर जाति व्यवस्था थी, उस पर एक सीधी चोट है। दिनकर जी यहाँ एक तरह से हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनते दिखते हैं। हाँ, ये बात तो है। फिर है निष्ठा और बलिदान का विषय। कर्ण सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। उसकी वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं है, बल्कि अपने वचन और अपनी नैतिकता को निभाने में भी है। सही कहा। और एक और अहम बात मुझे लगती है, वो है नैतिक अस्पष्टता। मतलब पात्र सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं है, कोई भी सिर्फ सफेद या काला नहीं है। हाँ, ये महाभारत की खासियत भी है। बिल्कुल, दुर्योधन में भी उदारता दिखती है कहीं कहीं, पांडव भी नैतिक रूप से कमजोर पड़ते हैं और कर्ण नेक होते हुए भी दुखद अंत पाता है। ये रचना हमें महाभारत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। वो जो पांडवों की पारंपरिक वीरता वाली कहानी है ना, उससे परे। अच्छा, और दिनकर जी की भाषा शैली के बारे में भी कहा गया है कि वो बहुत प्रभावशाली है। विश्लेषण में इसका जिक्र है। हाँ, उनकी भाषा जो है वो संस्कृत से प्रभावित हिंदी है, जिसे संस्कृत निष्ठ हिंदी कहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल लगे, पर उसमें गजब की ऊर्जा है, ओज है और नाटकीयता है। रूपक और बिंब बहुत शक्तिशाली हैं। ये भाषा कविता को एक भव्यता और गंभीरता देती है, जो एक महाकाव्य के लिए जरूरी भी है।
कोई उदाहरण याद है आपको? हाँ, जैसे वो प्रसिद्ध पंक्ति है कर्ण और कुंती के संवाद की। जो तुम्हारे मन में है वही मेरे मन में भी है माँ, पर मैं वचनबद्ध हूँ, अब अपने धर्म से नहीं हट सकता। वाह। इस एक पंक्ति में कर्ण का संयम, उसकी पीड़ा, उसका नैतिक बल सब कुछ झलक जाता है। इसका मतलब साहित्यिक और सांस्कृतिक असर भी काफी गहरा रहा होगा इस कृति का। बहुत ज्यादा, बहुत गहरा। इसने आधुनिक हिंदी साहित्य में महाकाव्य को जैसे एक नई जान दे दी। कर्ण को एक त्रासद नायक के रूप में और कहीं कहीं वंचितों के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया। हाँ, ये तो है। न जाने कितने कवियों, नाटककारों, विचारकों पर इसका असर पड़ा है। आज भी देखिए, इसके अंश नाटकों में, फिल्मों में, जैसे गुलाल या मणिकर्णिका का जिक्र आता है विश्लेषण में, उनमें सुनने को मिलते हैं। और इसका असर सिर्फ साहित्य या कला तक ही सीमित नहीं है, ये आज भी प्रासंगिक है, खासकर भारत में पहचान और सामाजिक न्याय के जो संघर्ष चल रहे हैं उनके संदर्भ में। अच्छा, कैसे? देखिए, ये महाभारत की जो मुख्य धारा की कहानी है, पांडवों वाली, उसके सामने एक वैकल्पिक नजरिया रखती है, जिसे हम हाशिए के लोगों का दृष्टिकोण या अकादमिक भाषा में कहें तो सबाल्टन दृष्टिकोण कह सकते हैं। सबाल्टन मतलब समाज के वो निचले तबके? हाँ, जिनकी आवाज अक्सर इतिहास और साहित्य में दबा दी जाती है या सुनी नहीं जाती। ये रचना उन्हें आवाज देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रश्मि रथी में शानदार काव्य कला है, गहरी दार्शनिक सोच है, सामाजिक बुराइयों पर टिप्पणी है और ऐसे पात्र हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। हालांकि जैसा आपने कहा, भाषा शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है कुछ पाठकों के लिए, और महाभारत की कहानी की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो मदद मिलती है। हाँ, ये सही है। और विश्लेषण का निचोड़ भी यही निकलता है कि ये भारतीय महाकाव्य परंपरा की एक महान कृति है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये साहित्यिक रूप से बहुत उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए भी कि ये पौराणिक कथा को एक आधुनिक, एक मानवीय और एक न्यायपूर्ण नजरिए से देखने का एक हिम्मत भरा प्रयास है। ये कर्ण को दृढ़ता, गरिमा और नैतिक जटिलता के एक अमर प्रतीक के रूप में हमारे सामने रखती है। तो ये सिर्फ कर्ण की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये न्याय, पहचान, वफादारी और इंसान होने के मतलब पर एक गहरा विचार बन जाती है। एक ऐसा नायक जो हालात का मारा होकर भी अपनी आन, अपनी गरिमा नहीं छोड़ता। हाँ, और विश्लेषण यही इशारा करता है कि ये रचना उन दबी हुई आवाजों को मंच देती है और स्थापित कहानियों पर सवाल खड़े करती है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जो शायद श्रोताओं के सोचने के लिए है। हाँ, बताइए। कि रश्मि रथी जैसी कृति को पढ़ने के बाद क्या महाभारत के जो स्थापित नायक और खलनायक हैं उनके बारे में हमारी सोच बदल सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि हर कहानी के शायद कई पहलू होते हैं, खासकर उनके जिन्हें हमेशा मुख्य किरदारों की छाया में रखा गया? क्या उनके सच पर भी गौर करना जरूरी है?